और अब बात करते हैं वायरल रिपोर्ट की। सोया चाप को लेकर कई बातें कई दिनों से सामने आ रही हैं। सोया चाप सुनते ही मुंह में पानी जरूर आ जाता है। ऐसा स्वाद जो शाकाहारी खाने को एक नया अंदाज देता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि स्वाद और सेहत का बेहतरीन संगम भी है। लेकिन सोया चाप तैयार करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप सोया चाप खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे भी किए जा रहे हैं। दावा ये है कि वायरल वीडियो नोएडा का है। आइए जानते हैं वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है। प्रोटीन से भरपूर सोया से बना चाप उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो वेज में नॉन वेज जैसा टेक्सचर और टेस्ट चाहते हैं। जब इसे मसालों में मैरिनेट करके तंदूर या पैन में पकाया जाता है तो लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं। सोया चाप की हर वैरायटी का अपना अलग अंदाज और स्वाद होता है, लेकिन सोया चाप की तैयारी को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ मिनट भी स्क्रॉल करेंगे तो ये वीडियो आपको दिख जाएगा। ये वीडियो ऐसा है जो आसानी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। वीडियो एक छोटे कारखाने या फैक्ट्री के अंदर का है, जहां सोया चाप तैयार किया जा रहा है। लेकिन सोया चाप तैयार करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि सोया, मैदा और दूसरी सामग्री को बेहद गंदे तरीके से मिलाया जा रहा है। ना तो सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही किसी तरह के हाइजीन मानकों का पालन किया जा रहा है। वीडियो में एक युवक तैयार हो रहे मिश्रण के ऊपर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और मिश्रण को पैर से गूंथता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को नोएडा का बताकर तेजी से शेयर किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, नोएडा सेक्टर 27 में सोया चाप खाने वालों के लिए चेतावनी। शाम को आप जो खाते हैं वो इस तरह बनाया जाता है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, सोया चाप को अस्वच्छ तरीके से तैयार करते हुए एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इससे नोएडा के सेक्टर 27 की एक दुकान से जोड़ा गया। इतनी गंदगी से अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें दुनिया भर का इन्फेक्शन, जो कि उस इंसान के पसीने से और जिस तरीके से वो अनहाइजीनिकली फ्लोर पे उस सबको डाल के और उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। वीडियो नोएडा का बताया जा रहा है, इसलिए TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने गौतम बुद्ध नगर के फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की। उन्होंने हमारी टीम को बताया कि वायरल हो रहा वीडियो नोएडा का नहीं है। जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ना ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो संज्ञान में आई है। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी ने TV9 के वायरल टेस्ट टीम को यह भी बताया कि यही वीडियो कुछ महीने पहले अलीगढ़ और आगरा का बताकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। यानी अलग अलग शहरों का नाम जोड़कर इस वीडियो को बार बार शेयर किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के फूड डिपार्टमेंट के मुताबिक वायरल वीडियो नोएडा का नहीं है। गलत दावे के साथ वीडियो को वायरल किया जा रहा है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों में वोटिंग जारी है। बिहार की बात करें तो यहां के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। MP की दतिया बहुत ही हॉट सीट और गुजरात की मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक जो मतदान है वो होगा। सुबह 7 बजे से शुरुआत होगी। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे और पहली बार वो चुनावी मैदान में। दतिया की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहां पर जब उन्हें नहीं दिया गया था तो हमने देखा था कैसे जमकर हंगामा हुआ था, और यही वजह है कि ये सीट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दतिया में जो राज परिवार है उसका भी अच्छा खासा दबदबा है। और गुजरात के मांजलपुर की बात करें तो मांजलपुर में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है।
और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रुपेश कुमार जो कि बांकीपुर से आपको लाइव नजर आ रहे हैं और रजनीश रंजन हमारे साथ दतिया से इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले रजनीश में आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए रजनीश, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है सीट, बहुत ज्यादा ये हॉट सीट है। नरोत्तम मिश्रा जिनको टिकट नहीं दिया गया, उन्हें बहुत ज्यादा ये उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, जमकर हंगामा हुआ था। और यहां पर जो शाही परिवार है उसका भी अच्छा खासा दबदबा नजर आता है। अभी फिलहाल मतदान कैसे चल रहा है, क्या मुद्दे हैं लोगों के दिमाग में? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने बेशक पार्टी से बगावत नहीं की, लेकिन जिस तरह की नाराज़गी उन्होंने दिखाई और जिस तरह का उग्र प्रदर्शन उनके समर्थकों ने किया, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए वो बड़ी चुनौती है और बीजेपी को लगता है कि चुनौती घर के भीतर से मिल रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया है, शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये सीट करीब 7,500 वोटों से जीती थी। तो दबाव और चुनौती दोनों तरफ है। बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अगर बाहर नहीं निकलते हैं और वो प्रोएक्टिव होकर अगर वोट नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए जीत आसान होगी। लेकिन प्रदेश में जो सरकार है और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आमतौर पर उपचुनाव के लिए जो रुझान लोगों का होता है वो सत्ताधारी पार्टी की ओर होता है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और कांग्रेस तमाम अपने बड़े नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को और तमाम जो उनके लीडर्स हैं उनको यहाँ पर अलग अलग पॉकेट्स में काफ़ी दिनों से उनका इस्तेमाल कर रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये कर रही है कांग्रेस पार्टी की ये सीट जो पिछली बार वो जीते थे इसको वो रिटेन कर लें। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या ये है कि उनको दिक्कत उनके घर से मिल रही है और तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं कि उदासीन माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। करीब 1 घंटे से वोटिंग शुरू हुई है। स्थिति देखने को मिल रही है। रजनीश लौटेंगे, रूपेश कुमार भी बांकीपुर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, बीजेपी की बात करें तो साख की लड़ाई है और प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ग्राउंड पर है। क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की साख की लड़ाई है और प्रशांत किशोर हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशांत किशोर के अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक यात्रा है वो एक उपचुनाव से ही शुरू हुई थी। एक उपचुनाव से ही, अगर चुनावी यात्रा अगर उनको कहें तो चुनावी यात्रा एक उपचुनाव से ही शुरू हुई थी। फिर जब 2025 में चुनाव हुए, उस चुनाव में भी उन्होंने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके बाद से उसमें ज़्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई और उसके बाद से प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता छिटकने लगे, उनकी चर्चा कम हो गई। लिहाजा अब बांकीपुर में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है जहां प्रशांत किशोर जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनके अस्तित्व की अपनी लड़ाई है। वहीं साख की लड़ाई है क्योंकि बीजेपी के विधायक रहे 5 बार नितिन नवीन और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, राज्यसभा जाने के बाद जो सीट खाली हुई है बांकीपुर, वहीं उसी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। लिहाजा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लिहाजा हालांकि स्थिति इस वक्त बिल्कुल शांत है। सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुआ तो कुछ मतदाता दिख रहे थे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त सुरक्षाकर्मी ही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। मतदाता थोड़े से कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि साख की लड़ाई किस तरह से, क्या वजह है, क्योंकि बांकीपुर सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था बीजेपी का। बीजेपी भी खुद मानती थी कि बहुत सुरक्षित सीट है, ये उनका अपना किला है, उनका अभेद्य दुर्ग उसको कहते थे। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर के और नितिन नवीन पिछले 6 दिनों से यहाँ कैंप कर रहे हैं, उनको रोड शो करना पड़ा और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने भी रोड शो किया, प्रशांत किशोर तो हैं ही, तो थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी मुश्किल जो स्थिति इसके पहले रही है। नितिन नवीन के पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, वो भी यहाँ लगातार 1995 से लेकर के और 2005 जब तक उनका निधन नहीं हुआ तब तक वो यहाँ के विधायक रहे हैं। तो लिहाजा बीजेपी अपनी सबसे सुरक्षित सीट के रूप में इसे देखती रही है। लेकिन इस बार थोड़ा मुकाबला प्रशांत किशोर के आने के बाद से थोड़ा मुकाबला यहाँ कड़ा हुआ है, या त्रिकोणीय जिसे हम चुनावी भाषा में, सियासी भाषा में कहते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना आसान ये सीट रहा है। और इसी वजह से आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं वोट दे करके। सर, हो गया मैडम, वोटिंग हो गई? जी हो गई। ऐसा लग रहा है माहौल, बहुत चुनाव प्रचार हुए, प्रशांत किशोर, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, रोड शो हुआ, क्या कुछ रहा? सब ये तो हमेशा होता रहता, बिहार की राजनीति में तो ये चलता ही रहता। बाकी मतदाताओं को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि किसको देना है और नहीं देना है, वो तो लास्ट में डिसाइड होता है। रोड शोज तो बहुत होते हैं। मुद्दा क्या रहा आपके नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो सेफ्टी है।
जो कि यहाँ पे जंगल राज के समय नहीं था। हम लेडीज़ आफ्टर 7 o'clock कोई बाहर नहीं निकल सकता था। वो चीज़ें से हम लोग बहुत अभी राहत मिली है हम लोग को, और वो सब चीज़ें नहीं है। प्लस थोड़ा सा जो जो जंगल राज आप कह रहे हैं वो तो बीते दिनों की बात हुई, आज क्या मुद्दा है? नहीं, आज भी वही है? नहीं, वो चीज़ तो थी ही, पर अगर सबको डर था अगर आरजेडी आएगी तो वही चीज़ वापस दोहरा दी जाएगी। तो उस चलते मतदाता बहुत सारी चीज़ों को देख के चाहते हैं कि हाँ। आरजेडी के अलावा तीसरी पार्टी भी तो है यहाँ, उसके बारे में कुछ है अच्छा बुरा कुछ? प्लीज़ नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ठीक है। तो देखिए कुछ मतदाता यहाँ पर वोट दे करके निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, 4 मतदान केंद्र हैं। इसी तरह से अभी सुबह थोड़ी शांति, मतलब उस तरह से जब 2025 में यहाँ चुनाव हुए उसके बिल्कुल रुपेश, और हमने सुना कि जो यहाँ पर मतदाता हैं उनके दिमाग में क्या है और किन मुद्दों के आधार पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश और रुपेश, आप दोनों का। बीजेपी का रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र, वोटरों के वेरिफिकेशन के लिए लिखा पत्र। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में वोटरों का वेरिफिकेशन और इसी को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो बीजेपी का रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र, वोटर्स के वेरिफिकेशन के लिए यह पत्र लिखा गया है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटर्स के वेरिफिकेशन को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर को जो पत्र लिखा गया है, जो वोटर्स हैं, आपको यह बताएं कि देखिए बांकीपुर में आज जो उपचुनाव है विधानसभा का, इसको लेकर मतदान हो रहा है और इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र। बढ़ते आगे और अब बात E20 की करते हैं। इथेनॉल के लिए चावल की कीमत 40% कम, क्या है मामला? देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने संसद में 2 बड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। पहला, इथेनॉल बनाने के लिए FCI के चावल की आपूर्ति, और दूसरा E20 पेट्रोल के वाहनों पर पड़ने वाले असर को लेकर उठ रहे सवाल पर। सरकार ने आंकड़ों के साथ बताया कि चावल की आपूर्ति तय नीति के तहत हुई और E20 से वाहनों में बड़े पैमाने पर खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं। सुनिए। राज्यसभा में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल उत्पादन के लिए FCI ने 63.49 लाख टन चावल डिस्टिलरी को उपलब्ध कराया। इसकी कुल कीमत 14,596 करोड़ रुपए थी, यानी खरीद लागत से करीब 40% कम कीमत पर। राज्यसभा में सरकार ने चावल आपूर्ति की जानकारी दी। 63.49 लाख टन चावल एथेनॉल कंपनियों को उपलब्ध कराया गया। एथेनॉल कंपनियों को 2,250 से 2,320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल दिया गया। चावल की बिक्री से हुआ 14,596 करोड़ रुपए का कारोबार। खरीद लागत से करीब 40% कम कीमत पर हुई बिक्री। हालांकि राज्यसभा में सरकार ने साफ किया कि ये बिक्री ओपन मार्केट सेल स्कीम और एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत तय दरों पर की गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल उत्पादन के लिए FCI के चावल की सप्लाई कई राज्यों में की गई। इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा सबसे बड़े हिस्सेदार रहे। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी चावल उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश से 8.38 लाख टन चावल 1,932.36 करोड़ रुपए में उपलब्ध कराया। हरियाणा से 8.44 लाख टन चावल 1,949.75 करोड़ रुपए में उपलब्ध कराया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश को 6.59 लाख टन चावल की आपूर्ति की गई। पश्चिम बंगाल को 5.85 लाख टन चावल भेजा गया। सरकार ने यह भी कहा कि एथेनॉल कंपनियों को चावल खरीदने पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। साथ ही चावल की हेराफेरी के 2 मामलों में कार्रवाई भी की गई। तय नीति के तहत चावल की बिक्री की गई। एथेनॉल कंपनियों को कोई सब्सिडी नहीं दी गई। हेराफेरी के 2 मामलों में कार्रवाई की गई। दोनों डिस्टिलरी का आवंटन रोका गया।
राज्यसभा में E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों का भी सरकार ने जवाब दिया और कहा कि E20 इस्तेमाल से वाहनों में बड़े स्तर पर खराबी या इंजन फेल होने की कोई व्यापक रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार के मुताबिक इस पर कई तकनीकी संस्थानों ने अध्ययन भी किया है। E20 इस्तेमाल से इंजन खराब होने की कोई व्यापक रिपोर्ट नहीं। E20 ईंधन पर किए गए हैं कई तकनीकी अध्ययन। वाहनों की सुरक्षा को लेकर लगातार जांच और मूल्यांकन जारी। E20 से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर सरकार की नजर। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर वाहन सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर तकनीकी संस्थानों के अध्ययन और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ा गया है। सरकार ने दावा किया कि E20 को अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। BS6 वाहनों पर कोई बड़ा असर नहीं। पुराने BS3 वाहनों में बदलाव की जरूरत संभव। सामान्य सर्विस से समस्या का समाधान। माइलेज पर रखरखाव का भी असर। तकनीकी जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू E20 नीति। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या एथेनॉल कंपनियों को सस्ती दर पर चावल देने के फैसले से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं? क्या E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की चिंताओं को पूरी तरह से दूर किया जा सका है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब बात करते हैं जल प्रलय की। आसमान से बरसता पानी अब राहत नहीं बल्कि आफत बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा दी। कहीं पर बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। अब मानसून का रौद्र रूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखिए आप। भले ही तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। कहीं पहाड़ भर भरा कर गिर रहे हैं, कहीं उफनती नदियां गांवों को अपनी चपेट में ले रही हैं, कहीं सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, तो कहीं लोग छतों पर बैठकर राहत का इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून अब राहत नहीं, मुसीबत बन चुका है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। डोडा जिले में लगातार हो रही बारिश ने भूस्खलन का खतरा बढ़ा दिया है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए, जिससे अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से छोड़ा जा सके। देहरादून में रिस्पाना नदी पूरे उफान पर बह रही है। तेज बहाव के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी स्तर तक पहुंच गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित। भूस्खलन के कारण 109 सड़कें बंद। गंगा समेत कई नदियां चेतावनी स्तर के करीब। 3 जिलों में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। पानी की ये रफ्तार किसी झरने की नहीं बल्कि कुदरत की ताकत का एहसास कराती है। हिमाचल के पंडोह में जब BBMB ब्यास नदी में पानी छोड़ता है तो नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। उधर असम में बाढ़ ने एक बार फिर हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। घर पानी में डूबे हैं। सरकार भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है और प्रभावित लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। बाढ़ ने चारों तरफ तबाही फैला दी है।
लेकिन राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सेना मोर्चे पर डटी हुई है। ऑपरेशन जल राहत के तहत सेना लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है, ताकि हर फंसे हुए परिवार तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। असम में बाढ़ बारिश के चलते अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 जिलों में अब भी 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 551 गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 21,523 हेक्टेयर फसल पानी में डूब चुकी है और अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आधी रात से ही श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिल रही थी। भक्तों ने महादेव के जयकारे लगाए। उधर प्रयागराज में भी मनकामेश्वर मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता। आज से कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। 12 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को लेकर प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। कावड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए लखनऊ पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके माध्यम से इस पर 24 घंटे निगरानी हो रही है। प्रयागराज में दवाई लेने निकले पति पत्नी को अगवा करने की कोशिश की गई। रास्ते में बदमाशों ने ओवरटेक कर जबरदस्ती दोनों को अपनी कार में बैठा लिया। पुलिस को भनक मिलते ही, जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई। बदमाशों ने दंपति को कार से बाहर धक्का दे दिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बरेली में पत्नी से विवाद के बाद पति ने आग लगाकर जान दे दी। मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें शख्स आग की लपटों में गली में दौड़ता दिख रहा है। आसपास के लोगों ने पानी और कंबल की मदद से बचाने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नोएडा में बारिश के दौरान प्राधिकरण की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 66 के मामूरा के खुले नाले में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। खुले नाले की वजह से नोएडा में कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं, फिर भी खुले नाले को बंद करने में ढिलाई बरती जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में थोड़ी देर की बारिश के बाद निचले इलाकों की कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग बांस की बनी नाव के सहारे आते जाते दिख रहे हैं। लोगों ने शिकायत की कि हर साल बारिश में निचला इलाका डूब जाता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता है। यूपी के बिजनौर में हाईवे पर एक शख्स को करीब 20 लोगों ने घेर लिया और घेर कर पीटना शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत की नसीहत। पाकिस्तान का कश्मीर नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी कब्जा। ये भारत की तरफ से एनवाईटी को नसीहत दी गई है। अमेरिका में भारतीय दूतावास की न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर आपत्ति। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन में पाकिस्तानी कश्मीर लिखा था। भारतीय दूतावास ने कहा जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने कहा पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं।